सोचिए, उन्हें पता था कि दुश्मन की तादाद उनसे कहीं कहीं ज्यादा है। उन्हें यह भी पता था कि उनके पास कोई बहुत बढ़िया हथियार नहीं है, और शायद ये उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई होने वाली थी। इसके बावजूद वो भारत माँ के ताज की हिफाजत के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में डटे रहे। ये कहानी है उन्हीं 120 जांबाजों की। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक कसम थी। चार्ली कंपनी के सैनिकों को उनके कमांडर मेजर शैतान सिंह का ये सख्त आदेश था, और इस कसम को उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो हट गए तो लद्दाख भारत के हाथ से छिन जाएगा। और देखिए, ये कोई अनजाने में लिया गया फैसला नहीं था। हर एक सैनिक इस भयानक सच्चाई को अच्छी तरह जानता था। वो जानते थे कि उनके सामने दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक खड़ी है। फिर भी उन्होंने भारत के लिए खड़े रहने का फैसला किया। वो करोड़ों लोगों की उम्मीदों की आखिरी दीवार थे। तो ठीक है, इस लड़ाई को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां ये लड़ी गई, क्योंकि रेजांगला सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं है, ये भारत की सुरक्षा की एक बहुत ही जरूरी चाबी है। तो ये रेजांगला असल में है क्या? देखिए, ये भारत के लद्दाख इलाके में पूरब की तरफ एक बहुत ऊंचा पहाड़ी पास है। इसके एक तरफ है चुशुल घाटी और दूसरी तरफ स्पैंग्योर लेक, और यही लोकेशन इसे स्ट्रेटेजिकली इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देती है। अब जरा यहाँ के हालात के बारे में सोचिए। करीब करीब 16,000 फीट की ऊंचाई, जहां हवा में ऑक्सीजन नॉर्मल से आधी रह जाती है। सर्दियों में तो टेम्परेचर -30 डिग्री से भी नीचे। वहां ना कोई पेड़ है, ना कोई हरियाली, बस पत्थर, बर्फ और एक खौफनाक सन्नाटा। ऐसे में लड़ना किसी भी सैनिक के लिए जिस्म और दिमाग दोनों का इम्तिहान लेने जैसा था। इस जगह की अहमियत को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफ़ी है। अगर चुशुल घाटी को एक किला मान लें तो रेजांगला उसका मेन गेट था। अब जाहिर है, जिस भी फौज का इस गेट पर कब्जा हो गया, उसका पूरे चुशुल सेक्टर पर कब्जा हो जाएगा। और चुशुल में ही था हमारा वो बेहद जरूरी एयरबेस। मतलब अगर ये दरवाज़ा टूटता तो पूरा लद्दाख हाथ से जा सकता था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जंग हुई ही क्यों। चलिए, भूगोल से अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। देखिए, इस विवाद की जड़ें ना ब्रिटिश राज तक जाती हैं। जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन जैसी जो सीमाएं थीं, उन्हें चीन ने कभी माना ही नहीं। फिर 1950 के दशक में चीन ने चोरी छुपे अक्साई चिन से एक सड़क बना डाली, वो भी उस इलाके से जिसे भारत अपना हिस्सा मानता था। और जब 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण मिली, तो रिश्तों की कड़वाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। चीन की लगातार बढ़ती चौकियों को रोकने के लिए भारत ने अपनी चौकियां भी आगे बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त भारतीय सेना ना तो इतनी ऊंचाई पर लड़ने के लिए तैयार थी और ना ही उसके पास पूरा साजो सामान था। चीन ने भारत की इस फॉरवर्ड पॉलिसी को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया और तनाव अपनी हदें पार कर गया। और इन्हीं सब वजहों ने 18 नवंबर 1962 के उस ऐतिहासिक दिन की जमीन तैयार की। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां उन 120 बहादुरों ने अपने खून से इतिहास लिख दिया। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देते हैं। एक तरफ थे तेला कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के सिर्फ 120 जवान, जिनमें से ज्यादातर हरियाणा के अहीर समुदाय से थे, और उनके सामने करीब 5,000 चीनी सैनिक। फर्क देख रहे हैं? उस दिन लड़ाई सुबह सुबह शुरू हुई। चीन ने अचानक 3 तरफ से हमला बोल दिया। पहले तो उन्होंने तोपों और मोर्टार से जबरदस्त बमबारी की, और फिर अपने सैनिकों की लहरें भेजना शुरू कर दिया, एक के बाद एक। हमारे सैनिकों के पास थी पुरानी 303 राइफलें, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से तोपखाने का कोई सपोर्ट भी नहीं था। लेकिन जब गोलियां खत्म होने लगीं, तब इन वीरों ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने संगीनों से, राइफल के बट से और यहाँ तक कि अपने हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। और उनके कमांडर मेजर शैतान सिंह खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो हैं ये आंकड़े। हमारे 120 जवानों में से 114 शहीद हो गए, लेकिन शहादत देने से पहले उन्होंने दुश्मन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया था। ये जो रेशियो है ना, ये अपने आप में उनकी बहादुरी की एक ऐसी कहानी कहता है जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। इस लड़ाई ने सिर्फ जंग का नतीजा ही नहीं बदला, बल्कि एक समुदाय के लिए सम्मान और पहचान की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है।
महीनों बाद जब बर्फ पिघली और एक भारतीय टुकड़ी उस मोर्चे पर पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। जैसा मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने लिखा है, हर जवान अपनी पोजीशन पर ठीक वैसे ही मिला जैसे वो लड़ते हुए गिरा हो। राइफलें हाथों में थीं, उंगलियां ट्रिलर पर जमी हुई थीं। उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। तो सवाल उठता है कि क्या उनका ये बलिदान बेकार गया? बिल्कुल नहीं। उन 120 जवानों ने चीनी सेना को इतनी देर तक रोके रखा कि चुशुल एयरबेस पूरी तरह से महफूज रहा। उनकी उस आखिरी लड़ाई ने पूरे लद्दाख को बचा लिया था। उनके इस बेमिसाल साहस और लीडरशिप के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। इस लड़ाई ने एक और बहस को भी जन्म दिया है, जो आज तक जारी है। क्योंकि इस लड़ाई में लड़ने वाले ज्यादातर सैनिक अहीर समुदाय से थे, इसलिए एक अलग अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग हमेशा उठती रही है। अब यहाँ दोनों पक्षों की दलीलें समझना जरूरी है। अहीर समुदाय का कहना है कि जैसे सिख, जाट और गोरखा रेजिमेंट को उनकी वीरता के लिए सम्मान मिला, वैसे ही उन्हें भी मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार की नीति आज़ादी के बाद से ये रही है कि सेना की पहचान राष्ट्रीय होनी चाहिए, किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं। इसलिए कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके बलिदान को भुला दिया गया है। लद्दाख में रेजांगला वॉर मेमोरियल को आज अहीर धाम के नाम से भी जाना जाता है, और हरियाणा के रेवाड़ी में भी एक बहुत बड़ा मेमोरियल बना है, जहां हर साल उन वीरों को याद किया जाता है। और आखिर में रेजांगला मेमोरियल पर लिखी ये लाइन सब कुछ कह देती हैं। उससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है, जो अपने पूर्वजों की राख और अपने देवताओं के मंदिरों की रक्षा करते हुए भयानक मुश्किलों का सामना करते हुए आए। ये हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लिखी एक ऐसी वीर गाथा है, जहां मौत भी उन बहादुरों को सलाम करके गुजरती है।